अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूरिथ्रल स्ट्रक्चर। पेशाब की नली का तंग हो जाना, सिकुड़ जाना, इसको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। क्योंकि पेशाब इंसानी जो नफ्स है यूरिथ्रल, इसकी लंबाई तकरीबन 15 से 20 इंच है और ये मेल और फीमेल में इन दोनों में लेंथ का फ़र्क होता है। तो इसकी तंग होने की वजह से ये यूरिथ्रल जो पेशाब की नली का रास्ता है, ये एक जगह भी हो सकता है और 2-3 जगह पर भी हो सकता है। इसकी जो वजूहात हैं उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना। जब उसमें कैथेटर पास किया जाता है, उसके इन्फेक्शन की वजह से यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। और दूसरे नंबर पे बार बार जिनके मसाना में पथरी बनती है, गुर्दों में पथरी बनती है, उसके इन्फेक्शन की वजह से जब कैथेटर पास किया जाता है तब भी ये स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। इसके अलावा यूटीआई के इन्फेक्शन की वजह से यूरिथ्रल स्ट्रक्चर पैदा होना शुरू हो जाता है। हाँ, इसके अलावा एक मेन वजह और भी है जिसको इंजरी कहते हैं। जब भी इंजरी के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बनने के चांस होते हैं। इसके अलावा जो लोग अपने पेशाब को बवक्त ज़रूरत नहीं करते, यानी रोके रखते हैं, उसकी वजह से भी यूरिथ्रल स्ट्रक्चर पैदा हो सकता है। और इसके बाद जो गोनोरियल इन्फेक्शन है उसकी वजह से अक्सर मरीजों में देखा है कि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है। तो इसकी जो अलामात हैं उसमें सबसे पहले तो ये है कि मरीज़ को पेशाब खुल कर नहीं आता। मरीज़ पेशाब के लिए काफ़ी देर तगोदौ करता है, ज़ोर लगाता है और उसके बावजूद पेशाब कतरा कतरा आता है। बाज़ मरीज़ों में पेशाब करते वक्त इंतहाई दर्द, शदीद दर्द होता है और दर्द के अलावा जलन बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ मरीज़ों में ये भी देखा है कि पेशाब करते वक्त उसमें ब्लड भी आना शुरू हो जाता है और पेशाब की जो धार है वो बिल्कुल मुकम्मल नहीं बनती, वो फुआरे की शक्ल में बनता है। और इसके अलावा कुछ मरीज़ों में पेशाब में लगातार हाजत होती है लेकिन पेशाब खुल कर नहीं आता, मुसाना यानी खाली नहीं होता, बार बार उसको हाजत होती है बावजह स्ट्रक्चर। क्योंकि जब इसकी बजरिया तशखीस अल्ट्रासाउंड की जाती है तो उसमें पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर 1 है, 2 है, 3 है और उसका साइज़ क्या है, ये इसके अलामात है। वैसे भी 50 साल के बाद आपको अल्ट्रासाउंड लाजमी कराना चाहिए ताकि प्रोस्टेट ग्लैंड और ये स्ट्रक्चर के मसाइल जो हैं उनसे आप आगाह हो सकें। अब मैं बताता हूँ कि इसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ भी पैदा हो सकती हैं अगर इसका बवक्त इलाज ना किया जाए तो। क्योंकि यूरिथ्रल स्ट्रक्चर की वजह से अक्सर हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाता है और हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से गुर्दों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, मरीज रीनल फेलियर में चले जाते हैं। तो इसलिए पेशाब को रोकना नहीं चाहिए और जब प्रोस्टेट का मसला हो या गोनोरियल इन्फेक्शन है या यूटीआई का इन्फेक्शन है तो मरीज़ को अपने इलाज की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, अपने परहेज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि वो आने वाली पेचीदगियों से महफूज रह सके। हाँ, कुछ फैमिलियों में ये भी है कि इनहेरिटेड आ रहा है। अगर एक आदमी को है स्ट्रक्चर का मसला तो वो कहता है ये मेरे वालिद साहब को था, मेरे दादा को भी था। अगर इनहेरिटेड आ रहा है तो इलाज में आपको थोड़ी सी तब्दीली करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि कुछ मरीज़ों में ये भी देखा कि रिकरेंस बार बार आता है। एक दफ़ा ट्रीटमेंट हुआ, किसी भी मुआलिज से कराया, किसी भी तरीके से कराया, उसके बाद दोबारा फिर हो जाता है। तो होम्योपैथी में इसका बहुत शानदार रिजल्ट है, लेकिन थोड़ा सा सब्र के साथ साथ उसका 5-6 माह 1 साल भी लग सकता है। और खुदा न करे ये स्ट्रक्चर की वजह से कैंसर भी मसाने का पैदा हो गया है या प्रोस्टेट ग्लैंड दोबारा हो चुके हैं, पहले हालांकि ऑपरेट हो चुका है, तो वो भी इंशाल्लाह इससे कवर होगा। तो इसके लिए मैं आपको अपनी चंद अद्वियात जो मेरी प्रैक्टिस में है डेली वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हिस्ट्री में काज देखें, इसकी स्ट्रॉन्ग काज क्या है। अगर काज में बहुत ज़्यादा गोनोरियल इन्फेक्शन है या प्रोस्टेट का मसला है या यूटीआई का मसला है और इसके अलावा बाद दफ़ा
بہت زیادہ پتھریاں بڑھنے کا رجحان ہے کچھ مریضوں میں، کچھ فیملیوں میں، یا انجری کا مسئلہ ہے، تو آپ کاغذ کو پکڑیں اور اس کا علاج اسی طریقے سے ہوگا۔ دیکھو اگر گنورین انفیکشن ہے تو آپ میڈورینم سے شروع کریں، میڈورینم 1 15 دنوں کے بعد رپیٹ کریں، تھوجا 1 ہر ہفتے بعد آپ رپیٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو اسکار ٹیشو یا اسٹرکچر بن چکا ہے، اس کو مکمل کیور کرنے کے لیے آپ سلیشیا ایسی دوائی ہے کہ اس کو چھوٹی پوٹینسی یعنی 6x یا 3x میں شروع کریں اور ریگولر 3-4 ماہ کھلائیں۔ انشاءاللہ یہ کافی سارے مسائل آپ کے حل کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ دوسری دوا ہے تھریوسینامائڈ، یہ بھی 3x میں، اس کی 4 گولیاں صبح دوپہر شام استعمال کرانی ہے، مطلب کہ میڈورینم دوجا 1 میں اور یہ 3x میں۔ ہاں اگر مریضوں میں بعض علامات یہ کہ مریض آ کے جھک کر پیشاب کرتا ہے، ادروائز اس کو پیشاب نہیں آتا، پریشر پڑتا ہے لیکن پیشاب مکمل ریلیز نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں آپ وہ نسوڑ تو دے ہی دینا ہے نا۔ اس کے بعد آپ نے چیما فیلا 200 میں صبح و شام، یہ کم از کم 15 دن استعمال کریں۔ ہاں اگر مریض کہتا ہے کہ مجھے پیشاب کی جو دھار ہے وہ کھل کر نہیں آتی، وہ فارے کی شکل میں آتی ہے اور ایکیوٹ کیس ہے، تو ایسی حالت میں آپ کلیمیٹس اریکٹا 30 طاقت میں مریض کو استعمال کرائیں۔ ہاں اگر بہت زیادہ جلن ہے، برننگ ہے، پیشاب میں تکلیف بھی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کینتھرس 30 طاقت میں کم از کم دن میں 5 قطرے صبح دوپہر شام رات سوتے وقت 3 سے 4 دفعہ اس کی شدت کے مطابق آپ رپیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دعا اور ہے جن کو پراسٹیٹ کے معاملات ہیں، تو ایسی صورت میں آپ تھوجا کے ساتھ سبال سرولاٹا اور پونیا 200 میں، یہ 2 ایسی دوائیاں آپ آلٹرنیٹ دے سکتے ہیں چند دن چند ماہ، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جس کا نام ہے اولیم سنٹائلم، اس کو بھی CM طاقت میں آپ کو منتھلی کم از کم 3-4 ماہ ایک خوراک رپیٹ کرنی چاہیے، کیونکہ جو گنوریل انفیکشن ہے خاص طور پہ UTI کے انفیکشن ہے، میڈورینم اور اس کا بہت اہم کردار ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری علامات ہیں جیسے پلساٹیلا ہے، نیٹرم سلف ہے، سسٹس کینیڈنس ہے، تو علامات کے مطابق یہ دوائیاں بھی آپ استعمال کرا سکتے ہیں، تو مریض کو بار بار کہتی درد کی ضرورت نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ کسی بھی ایک دوا جو اس کی مزاجی دوائی بنتی ہے، یا اگر انجری کی ہسٹری بہت زیادہ ہے تو آپ آرنیکا 30-200 میں شروع کرا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، لیکن وجوہات دیکھیں، اس کی کاز مضبوط دیکھیں، یا اس کی کوئی مزاجی دوائی بنتی ہے تو وہ دیکھیں، تو انشاءاللہ مریض آپ کا مکمل ٹھیک ہو جائے گا۔ بس